अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है और अपने तमाम पार्टी वर्कर्स को ये कहा गया है कि हतमी कॉल है और ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए और जब तक के अवाम का मैंडेट वापस नहीं किया जाता, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करके अदलिया का वक़ार बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से पंजाब में क्रैकडाउन और लॉकडाउन दोनों की बात की जा रही है और एक तरफ जो है कि वो लॉकडाउन जो है स्मोक की वजह से और क्रैकडाउन जो है कि वो सियासी वर्कर्स को एहतजाज में रोकने की वजह से हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे और KP पेशावर जो है वो सियासी सरगर्मियों का इस वक्त मरकज़ बना हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है कि किस तरह से इस एहतजाज को कामयाब बनाना है और अपने मकासद के हसूल को यकीनी बनाना है। उस हवाले से भी बातचीत करेंगे और कुछ मामला जो आईनी बेंच के हवाले से जो कायम हो गया और उसने इब्तदाई 2 दिन की समाअत की है और अगले हफ्ते भी कोई काफ़ी बेशुमार केसेस जो हैं लगाए गए हैं और उन केसेस के अंदर कुछ केसेस ऐसे शामिल हैं जो अभी 10-15 रोज़ पहले से मुतलका केसेस हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये असूल तय किया गया था कि पहले पुराने केसेस सुने जाएंगे और जो केस पहले दायर होगा उसको पहले और जो आखिर में दायर होगा उसको आखिर में सुना जाएगा। लेकिन उसी असूल की नफ़ी जो है कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमाद हसन जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमाद साहब आपका। और आमिर मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मुगल साहब ज़रा आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ज़रा सियासी हलचल सी एकदम से फिर मची है ये 24 नवंबर के ऐलान के बाद, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्रैकडाउन भी है और लॉकडाउन भी पंजाब के अंदर हो रहा है, तो आप इस दफ़ा इस्लामाबाद आएंगे, बैठेंगे या पूरे मुल्क के अंदर ये एहतजाज करेंगे? KP और सिंध से मुतल्लिक तो अनाउंसमेंट होगी आपकी कि जी कि वहाँ पर ही जो मुकामी क़यादत है उधर ही एहतजाज करे। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान पंजाब और KP जो है उसको कहा गया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएँ। तो अभी क्या मामला चल रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं और कोई इम्कान है कि इस दौरान भी कोई बातचीत करके और कोई रास्ता निकाला जा सके, या सिर्फ एहतजाज ही अब आखिरी रास्ता है? जी देखिए, मैं इस वक्त भी KPK हाउस में मौजूद हूँ, KPK में CM हाउस में। और यहाँ इसी सिलसिले में हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स हैं पूरे पंजाब के और KPK के, उनकी मीटिंग जारी है। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल आएंगे जी, पंजाब और KPK और इस्लामाबाद की आवाम 24 को। और ये हमारा पुरअमन मुजाहरा है, हमारा ये सियासी हक है अपने मुतालबात के लिए। किसी भी जमहूरी निज़ाम में यही तरीका होता है, यही रास्ता होता है। हमारे दौर में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त आपको पता है मौलाना 2 लॉन्ग मार्च लेके आए और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक लॉन्ग मार्च लेके आए। तो तहरीक इंसाफ ने तो किसी को भी नहीं रोका, ना रुकावट डाली, अपनी आज़ादी के साथ आए, अपना लॉन्ग मार्च किया, अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखा। तो इन्हें भी दिल बड़ा करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल आइनी और कानूनी मौक़िफ़ है, जमहूरी हमारा हक है। ये जो 26वीं आइनी तरमीम की गई है बंदूक की नोक पे, आवाम इसको तस्लीम नहीं करती। जिस तरीके से की गई है, जिस मैंडेट के साथ की गई है, आवाम इसको तस्लीम नहीं करती। जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट टूटा गया है 8 फरवरी को, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम उसको तस्लीम नहीं करती। जो आज़ाद अदलिया पे 20 और 21 अक्टूबर को शब खून मारा गया है रात को, आपको पता है 12 बजे के बाद, उसको भी अवाम तस्लीम नहीं करती। और जो तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कैदी हैं हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान भर की जेलों में, तहरीक इंसाफ उनकी रिहाई का मुतालबा लेके आ रही है। हमारे सारे मुतालबात जायज़ हैं, आइनी हैं, कानूनी हैं। हम पुरअमन मार्च करना चाहते हैं, हमारा हक है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये हमारे इस हक को तस्लीम करे। आपके ज़बरदस्ती रोकने से एहतजाज कभी नहीं रोका करे। आपने कितनी दफ़ा हमें ज़बरदस्ती रोका, गिरफ्तार किया, जुल्म और सितम किए, इवन हमारे कारकुनान को कत्ल तक कर दिया, जेलें कारकुनान से भर दी। आप इस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सके, ना ये तहरीकें इस तरह कभी ख़त्म हुआ। मुगल साहब तीन मरकजी मुतालबात हैं मुगल साहब आपके। एक है 26वीं तरमीम का खात्मा। अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, तो पार्लियामेंट इसको वापस ले ले या फिर अदालत में पिटीशन फाइल हो और वो अदालत इसको कलअदम करार दे दे। तो अदालत में तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही 7 रुकनी जो है वो सुनेगा इसको, आइन में तो यही कहा गया है। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठनी चाहिए और वो होना चाहिए? फिर बाद में आपके बाकी 2 ज़रा जो मुतालबात हैं उस तरफ भी आते हैं।
नहीं देखें जी, हमारा तो मुतालबा है इसको फुल कोर्ट सुने। जो आईनी बेंच एक गैर आईनी तरमीम के नतीजे में बना है, वो सुन के क्या फैसला करेगा? वो बेंच क्या कहेगा कि हमें ख़त्म कर दिया जाए? जिस आईनी तरमीम के नतीजे में ये बेंच वजूद में आया है, वो बेंच कैसे इसका फैसला कर सकता है? तो ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। तो इस पे बिल्कुल जो है वो इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और और आपका यही जो हमारा मुतालबा कॉन्स्टिट्यूशनल है आप कि कहते हैं फुल जी कोर्ट आईनी इसको में सुने। आपका जो इलेक्शन मैंडेट है जो आप कहते हैं कि वापस होना चाहिए, तो उसमें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एक तरीका होता है वो है, या ये है कि आप इसको जुडिशल कमीशन को बने तहकीकात हों, या फिर यह है कि नए इलेक्शन हो? तो इनमें से आपकी क्या डिमांड है? नहीं, हमें तो दोनों तरीके नहीं दिए जा रहे ना इस पे जुडिशियल कमीशन बनाया जा रहा है, ना हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सुना जा रहा है। देखिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए थे एक इलेक्शन एक्ट के तहत बनाए। जैसे ही इन्होंने देखा कि उस एक्ट के तहत तो अगर ये बनेंगे तो ये हो सकता है मैंडेट असल हकदारों तक वापस चला जाए, तो इन्होंने उसका कानून कानूनी में तब्दील कर दिया। तो इससे ज्यादा मेलाफाइडी क्या हो सकती है? एक कानून आपने खुद अपनी कॉन्सेंट से बनाया, और जब आपने देखा कि आज उस कानून के तहत आपको नुकसान हो रहा है और आपसे जो आपने हमारा मैंडेट छीना है वो वापस जा रहा है। वही सॉरी। तब्दील कर तो दिया गया। आपने वो कानूनी तब्दील कर दिया, तो हम इसे इसे तस्लीम नहीं करते। हम तो दोनों तरीकों पे चलने के लिए तैयार थे। ट्रिब्यूनल में हमारे केस लग जाते, या सुप्रीम कोर्ट से हमने ठीक रिक्वेस्ट हुआ। की हुई थी तालपुर पहले साहब की दिनों में तरफ से ही कि इसमें जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो भी हमें बना के नहीं दिया जा रहा। सही हो गया। तालपुर साहब, ये अब तीन तीन नुकात हैं। सियासी कैदियों की रिहाई, जिनके खिलाफ केसेस जो है कि अभी ना तहकीकात हुई है ना चालान है, और एक एक दो दो साल हो गए हैं, उस पर तो तमाम सियासी जमातें, आपकी सियासी जमात खुद, क्योंकि माजी में ये तमाम जेलें भी काट चुकी है, सहूलतें भी बर्दाश्त कर सकी है, आपका तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है। अब 26वीं तरमीम और आइनी मैंडेट जो है, जिस अभी लॉन्ग मार्च या एहतजाज की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि फुल कोर्ट बैठ जानी चाहिए, उसको इसका जुडिशल रिव्यू कर लेना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल या बेंच बैठे या फुल कोर्ट बैठे, ये तो अब दोनों चीज़ें आपके सामने। और दूसरा, ये जो अवामी मैंडेट, इलेक्शन मैंडेट, वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल होते हैं या फिर उसका इलेक्शन ऑडिट होता है, तो इन दोनों में आपका क्या कमेंट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक सियासी कैदियों की बात है तो बड़ा क्लियर स्टेटस है, रिव्यू पॉइंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि किसी भी सियासी कैदी को रिहा कर देना चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए। जहाँ तक आती है बात उन लोगों की जिनने मार कुटाई की, कोर कमांडर हाउस में आग लगाई, लोगों को जख्मी किया, सरकारी अमारात को नुकसान पहुंचाया, हमारे शौदा की बेरुमती की, तो उनके साथ तो मैं समझता हूँ विद आयरन फिस्ट लड़ना चाहिए, उनको एक सबक सिखाना चाहिए फॉर अवर फ्यूचर जनरेशंस टू कम। पर यस, अगर कोई ऐसा सियासी कैदी है जिसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो हम समझते हैं उसको फौरी तौर पे रिहा करना चाहिए और उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं रखना चाहिए। जहां तक बात आती है 26वीं आईनी तरमीम की, तो उसमें हमें उसमें एक ब्रॉड व्यू रखना चाहिए और एक रियलिस्टिक सोच रखनी चाहिए। अब हमारी तो ख्वाहिशात 1 लाख हो सकती हैं, जिनसे पूरी होने वाली एक भी ना हो, पर आपको कानूनी तौर पे बात करनी पड़ेगी। कानूनी तरीके से ही जो चेंजेस लाने ये ला सकते हैं। अगर 2/3 मेजोरिटी वेलकम करेंगे, कानूनी तरह से आईनी बेंच बना है, आवाम की बड़ी खुश है। हमारे यहाँ पूरे सिंध में जश्न हुए हैं, हर अलग शहर के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का। जहां तक बात है अपना इनकी रिहाई की, तो बेसिकली असल मसला है ही इमरान खान की रिहाई का, और असल मसला है ही इनको फिर से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिलनी चाहते हैं, जो इनको मिल नहीं सकती है। वो एक ऐसा ख्वाब है जो पार्टी को एडवाइस करने के आए, बैठे, बातचीत करें, चीजों का सियासी हल निकालें। अब ये कहते हैं कि हम फौज के अलावा किससे बात नहीं करेंगे, तो फौज तो इनसे बात करने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि इनके लिए फौज से बात करना बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि ये फौज की ही पैदाइश है, पीटीआई। फौज ने ही इनको आगे किया और फौज ने ही इनको इलेक्शनें जिताई, और फौज ने जबरदस्ती एमक्यूएम को किसको किस तरह से डंडा टोली करके जो है इनको वोट दिलाए प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। जब इनके सेशंस होते थे तो आईएसआई की जिम्मेदारी होती थी कि मेंबर्स पूरे हों। वो मेंबर्स आके कहते थे कि भी हमें फोन कॉल पे बुलाया गया है, अब ये नहीं बता सकते। अब्बास साहब, आपकी तरफ ज़रा ये चीज़ भी जो है कि बुनियादी तौर के ऊपर जो एहतजाज सारा इस वक्त हो रहा है, और हमें देखने को मिल रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन के बाद जो है कि हालात एक बार फिर शायद
पंजाब भी और केपी के अंदर और यहाँ सड़कें बंद, कंटेनर और ये सारे मनाजर दोबारा शायद देखने को मिलेंगे। बुनियादी दो तीन ही नुकात हैं और ये आपने मुगल साहब की भी, तालपुर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली। तो इसमें मौजूदा जो हालात हैं उसके अंदर रहते हुए आप समझते हैं कि कोई इसका हल निकाला जा सकता है या ये सड़कों पर ही हल निकलेगा इसका? देखिए खालिद साहब, सड़कों पर पहले कौन सा हल निकला है? दरख्तें जली हैं, लोग जेलों में गए हैं, मारे पड़ी हैं, सरकारी मुलाजिमीन तक जेलों में गए, गाड़ियां जब्त कर ली गई। तो सड़कों पर तो यही होगा, डायलॉग से हल निकलता है। लेकिन अलमिया ये है कि डायलॉग से हल कैसे निकले। इमरान खान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि मैं किसी चोर डाकू से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। भाई चोर डाकू है कौन? कोई सबूत नहीं है, ये हमारा बयानिया है। मैं मुज़ाकरात करूँगा तो मैं आर्मी चीफ़ और DGI-SI से मुज़ाकरात करूँगा। और आज ही की जो कल परसों अलीमा खान साहिबा ने जो मुतालिबात सामने रखे इमरान खान की तरफ से, तो उसमें है जमहूरियत की बहाली, आईन व कानून की बालादस्ती। तो भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ़ और DGI-SI के अलावा मुज़ाकरात नहीं करूंगा, दूसरी तरफ आप आईन व कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आईन व कानून तो तब बालादस्त होगा जब पार्लिमान बालादस्त होगा। पार्लिमानी बालादस्ती की आप बात नहीं कर रहे हैं, आईन व कानून की सरबुलंदी की बात आप इस अंदाज से कर रहे हैं कि फ़ौजी क़यादत से। अच्छा, 26वीं तरमीम का ये चैलेंज भी हुई है, तो आप समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ठीक है? ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने आएगा तो जो भी डिसीजन आएगा वो तो फिर उसी वक्त देखा जाएगा। अच्छा, 26वीं तरमीम के हवाले से बात की है खान साहब ने। जब 26वीं तरमीम का मामला चल रहा था तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ जमात जो थी वो इन्हीं की PTI थी। असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब उधर से निकलते, मौलाना के घर आते, मौलाना के घर से पार्लिमान जाते, पार्लिमान से फिर आते, फिर इमरान खान साहब के साथ अडियाला में मिलने गए पांचों अरकान, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, असद कैसर, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और हामिद रज़ा साहब। उनसे भी कोऑर्डिनेशन रही। फिर मौलाना के पास आए, 26वीं तरमीम पास हुई तो आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके 2 मेंबरान बैठे हुए हैं, उमर अयूब साहब, सुप्रीम जुडिशल कमीशन। अच्छा, उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें शिबली फराज साहब भी हैं। जहाँ पर जो डिसीजन अभी तक उसके आए हैं उसी में इनके दोनों मेंबरान शामिल थे, वोट भी इस्तेमाल किया है। तो आप उसको भी मान रहे हैं, आप जमहूरियत को भी नहीं मान रहे। तो जो मुतालिबात अभी तक आए हैं खान साहब के, वो तो उनके नैरेटिव से, उनके बयानिए से बजाते खुद टकरा रही है। वैसे आपकी अपनी ज़ाती राय जो है कि इसका जुडिशल रिव्यू होना चाहिए किस सिलसिले में? ये आईनी तरमीम का, कि जो ये ख्याल किया जाता है कि शायद एग्जेक्टिव या पार्लियामेंट जो है कि वो जुडिशरी के अंदर आ गया है, जब बेंचेस की तश्कील के अंदर जो पावर वहाँ चली गई है, तो ये इंटरनल मामलात में मुदाखला, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के खिलाफ है। मुहज़्ज़ब ममालिक में पार्लिमान ही बालादस्त होता है। अगर पार्लिमान ने इसको 2/3 मेजॉरिटी से किया है और एक आईनी तरमीम की है, तो मैं तो पार्लिमान के साथ पहले खड़ा हूँ। मैं तो ज़ाती तौर पर, मेरी तो सहाफ़त या मेरा नज़रिया यही है कि मैं तो वहाँ खड़ा रहूँगा। अलबत्ता जुडिशरी को जितना मजबूत किया जा सकता है उसको मजबूत किया जाए, लेकिन जिस अंदाज में किया गया उस पर एक इतराज़ ये आता है कि शायद लोगों को ज़बरदस्ती अगवा करके देखिए जो हमारी 75 साल तारीख़ है जुडिशरी की या पार्लिमान की कमज़ोरी की या जो हमारी सियासत की, वो तारीख़ तो हमारे सामने है। हम तो फौरी तौर पर ये तवक्को नहीं रख सकते कि फौरी तौर पर एब्रप्टली सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बुरी तारीख़ जो है वो जुडिशरी की है। उसी जुडिशरी के हाथ तो क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे मुंतखब वज़राए आज़म की फांसियाँ, जलावतनियाँ, कैदबंद, क्या कुछ नहीं हुआ है। तो ज़ाहिर है उस पे कोई ना कोई गिरफ्त तो होनी चाहिए। अगर पार्लिमान ऐसा कर रहा है तो मेरे ख्याल में पार्लिमान चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सियासी तहरीकें हमेशा से चलती रही और अभी भी 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तैयारियां अरूज के ऊपर है। हमाद हसन साहब, आमिर मुगल साहब और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ हैं। हमाद, आपसे हम बात करते ब्रेक लेनी पड़ी। एक और नुकता आपसे लेना चाहूँगा, फिर मैं आमिर मुगल साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो
मैंडेट चोरी हमारा हर इलेक्शन के अंदर ये चाहे वो 2018 का था, 2014 का, आप 13 का देख लें, पीछे 2008 में चले जाएं या 2002 से पीछे चले जाएं, ये पूरी हिस्ट्री हमारी भरी हुई है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर जिस अंदाज के अंदर ये इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है, हल होता है, उसके क़याम में जिस किस्म के तनाज़ात पैदा हुए, फिर उसके बाद कानून के अंदर बार बार तब्दीली आई और फिर अब नए ट्रिब्यूनल बन चुके हैं कि एक दफ़ा कहीं बैठकर इनको, चाहे जमातों को आपस में बैठें, चाहे फोरम को मजबूत करें जिसने इलेक्शन करवाना है, या जिसने इलेक्शन में अगर ख़राबी हो गई है तो उसको फिर ठीक करना है कि फोरम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है वो होना चाहिए, या ये अब जिस तरह से चल रहा है ठीक है चलता रहे? देखिए आपने इलेक्शन के हवाले से बात की, तो ये तो 2018 भी नहीं, 2014, 8, 2 भी नहीं, बल्कि ये तो आप देखे फातिमा जना के साथ तो जो 64 का इलेक्शन हुआ था, तो आप जैसे और हम जैसे लोगों का वोट ही नहीं था, वो सिर्फ नहीं था, वो तो सिलेक्टेड 80,000 लोग थे। वो हबीब जालिब ने उसको बयान भी किया था। देखिए हमारा अलमिया देखे कि 75-80 साल बाद अगर हम आज़ाद हुए हैं तो आज भी हमारा ये रोना है कि हमारे इलेक्शन रिग्ड होते हैं, हमारे इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होते, दबाव होता है, ये धांधली होती है, ये होता है, वो होता है, हुआ है, आज भी हुआ है। लेकिन पीटीआई के हवाले से बात करूं कि अगर वो मैंडेट वापसी का तकाजा कर रहे हैं तो फिर केपीके का क्या बनेगा? वहाँ पर तो मौलाना और एमल वली का वही स्टैंड है जो यहाँ पर इमरान खान का है। तो वहाँ पर वो भी चीख रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, और मेरा अपना ताल्लुक चूंकि पुख्तनख्वा से बहुत से मामलात की मैं गवाही दे रहा हूँ। मेरा भी केपी सही है। उस बदकिस्मत सूबे से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, ये एक इकाई पर हम बात नहीं कर सकते, हमें पूरे सिस्टम पर, पूरे निज़ाम पर बात करना होगा। लेकिन निज़ाम पर सर हम कैसे बात करें? मैं और आप तो साफ़ी हैं, हम तो एक नुक्ता नज़र देंगे, एक आइडिया देंगे। जब तक पार्लिमान मजबूत नहीं होगा, आईन और कानून को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, इसी तरह के इलेक्शन होते रहेंगे। जब वो चाहेंगे इमरान खान के लिए नवाज शरीफ को पीछे धकेलेंगे, जब चाहेंगे बेनज़ीर भुट्टो को नवाज शरीफ के लिए पीछे धकेलेंगे, जब चाहेंगे इमरान खान। देखिए इस निज़ाम को, ये जो पूरा इलेक्शन का निज़ाम है, जो हमारा आईन कानून है, इसको कौन ठीक कर सकता है? इसको पार्लिमान ठीक कर सकता है। लेकिन पार्लिमान में सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद हो और वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर सके। यही तो हमारा रोना है कि इमरान खान पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आगे नहीं कर रहा। अच्छा, ये मुझे बता दें, एक ये जो सियासी कैदियों की रिहाई की भी एक डिमांड है कि वो कह रहे हैं जी ऐसे लोग जिनके खिलाफ अभी तक ना तहकीकात हुई, ना चलान बना सके, एक साल से जो है कि उनको रखा गया कि ठीक है जिनके चलान है वो तो आप केसेस चला लें, अदालतें सजा देती हैं, जो भी करती हैं कर रहे हैं, लेकिन जिनके खिलाफ अभी तक 1 साल 2 साल हो के बुनियादी जो काम था FIR के बाद वो तक नहीं किया गया और सिर्फ रखा गया, उनको रिहा होना चाहिए। यकीनन सियासी वर्करों को, सियासी लीडरों को, पॉलिटिकल लीडरशिप की गिरफ्तारियों, कैदबंद, सऊबतों, केसेस, मुकदमात, इसके खिलाफ तो हमने सहाफ़ती जदोजहद हमेशा की, आज भी उसके खिलाफ है। लेकिन देखे तारीख़ी तनाजुर में देखना होगा मामलात को, हम तारीख़ को फरामोश नहीं कर सकते। जब जस्टिस वकार सेठ ने परवेज़ मुशर्रफ को, जो एक डिक्टेटर थे जिसने आईन और कानून को भी लात मार दी थी, जिसने सब कुछ, वो इमरजेंसी भी लगाई थी, अदालत इमरजेंसी, क्या कुछ नहीं हुआ था, जब उसको सज़ा सुनाई तो क्या इमरान खान को वकार सेठ के साथ, अगर उस वक्त वो जस्टिस वकार के सेठ के साथ खुलकर खड़े होते, तमाम सियासी क़यादत उनकी पुश्त पर खड़ी होती, तो आज ये सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। आज इमरान खान इस सूरत हाल का शिकार न हो। आमिर मुगल साहब, 2-3 नुकात हैं, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे। तो यकीनी तौर पर आपने सुना होगा हमाद साहब को भी, तालपुर साहब को भी, कि केपी के मैंडेट के ऊपर भी फिर सवालिया निशान होगा जब आप मैंडेट की बहाली की बात करते हैं। तो इस हवाले से भी कुछ थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर हम ये देखते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात की बातें चल रही हैं, और ये है कि शायद आपके बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, या तहरीक जिस तरह से चलाई जा रही है नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया तो शायद अब बामुर मजबूरी जो है कि ये करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में किस हद तक आप पर उम्मीद है कि ये आपकी सारी की सारी तहरीक कामयाब होगी?
खालिद भाई, मैंने अभी कुछ बातें तैमूर ताजपुर साहब की सुनी और कुछ ये जो तजिया निगार हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, हमाद हसन साहब। हमाद हसन साहब। देखें जी, तैमूर ताजपुर साहब ने कहा जी कि तहरीक इंसाफ जो है ये फौज के दौर पे या एस्टेब्लिशमेंट के दौर पे आई थी। तहरीक इंसाफ तो आई थी 2018 से लेके 2022 के 9 अप्रैल तक। मोहतरम तैमूर ताजपुर साहब, आप जरा कौम को ये बताना पसंद करेंगे कि जो तहरीक पीपल्स पार्टी के बानी हैं जुल्फकार अली भुट्टो, वो कोई CSS का मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए थे या उस वक्त के आमिर जनरल अयूब खान को डैडी बना के आए थे सियासत में? तो पहले जरा अपने गिरबान में झांक लें, आप फिर किसी और के ऊपर तनकीद करें। जिस पार्टी का खमीर ही एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके उठा हुआ हो और जो जिस लीडर ने जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब की सियासी टेस्ट ट्यूब लेबॉर्ट्री से जन्म लिया हो, वो किसी दूसरे को ताना देता हुआ अच्छा नहीं लगता। और जब 9 अप्रैल 2022 को हमारी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया अमरीकी एमआ पर और जनरल बाजवा के साजिश के साथ, तो उस वक्त जो बैग उठा के फिरते थे बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ के पीछे, तो जो उनको वजारत खारजा मिली थी वो CSS का इम्तिहान पास करके नहीं मिली थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के जनरल बाजवा के शूज पॉलिश करके ही मिली थी। तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक लें। और आज भी, इस वक्त भी 2024 के इलेक्शन में जो आपने जुगलू फेरा मुल्तान में, जो आपको बलोचिस्तान की गवर्नमेंट मिली, जो आपको सिंध की गवर्नमेंट मिली, जो आपको इधर पिंडी से एक सीट मिली राजा परवेज अशरफ की, ये कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके नहीं मिली, वोट लेकर नहीं मिली, ये आपको एस्टेब्लिशमेंट के शूज पॉलिश करने के बाद मिली है। आपके नाम नहाल लीडर बाप और बेटा दोनों जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों एक तस्मे के साथ बैठे हुए हैं। तो जरा किसी के ऊपर तनकीद करने से पहले जरा अपने गिरबान में झांक लें। केपी मैंडेट, जब मैंडेट का ऑडिट, हम जब इलेक्शन ऑडिट की बात करेंगे तो केपी के ऊपर भी, जैसे अभी हमाद साहब भी कह रहे थे कि ANP भी और जो बाकी JUI है उसको भी एतराज है, तो केपी में भी आप समझते हैं कि कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए? अब मैं इनका जवाब देता हूँ। खालिद जमील साहब, हम वेलकम करते हैं आप KPK के इलेक्शन का भी ऑडिट करवाएं, आप इसको भी चेक करवाएं, आप बनाएं जुडिशल कमीशन। ये दोनों पार्टियां जो हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, और ANP भी जो है वो गैर अलानिया तौर पे इनके साथ है। एक खैरात में सीट मिली, इसको शूज पॉलिश करके जाके बलोचिस्तान से सेनेट की सीट मिली। भाई हर किसी को अगर जूते पॉलिश करके मिली है तो फिर पुख्तनख्वा आपको कैसे मिला है? फिर 2018 में आपको कैसे मिला था? आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप थोड़े हौसले से मेरी बातें सुन ले, मैंने आपकी बातें सुनी है। सुन रहा हूँ। आप जैसे तजिया निगार हुए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना, वो उसका मुस्तकबिल बड़ा ताबराक है। मुगल साहब इलेक्शन ऑडिट पे जैसे लोग सियासत में रहेंगे, फिर जो हकीकत बोलेगा वो सही बात करेगा, आपने तजिया पेश किया, उस पे मेरा रद्द-ए-अमल तो सुन ले। लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन तो करूंगा ना, मेरा तो काम ही यही है। केपी ऑडिट इलेक्शन पे बात कर लें, फिर तालपुर साहब की तरफ मैं जाता हूँ। लेकिन जब आपकी बारी मिलेगी आप काउंटर क्वेश्चन कर लें। अच्छा, खालिद जमीर साहब ने जब आपसे सवाल किया कि तहरीक इंसाफ का यह मौकफ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मेंबरान को अगवा करके और सीनेटर्स को अगवा करके मंजूर करवाई गया, तो आपने क्या खूबसूरत जस्टिफिकेशन उसकी दी कि हमेशा से ऐसे ही होता आ रहा है। तो मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ जी। अच्छा, पूरी कौम की तरफ से एक मिनट मैं तालपुर साहब को भी ले लूं, काफी देर हो गया है। मुगल साहब, आपका ये कहना है कि आप KP के अंदर भी वेलकम करते हैं, जिस किस्म का मर्जी इलेक्शन ऑडिट हो आप हाजिर हैं, या कोई भी हल्का खुलना चाहता है? 5 सीटें सिलेक्ट कर लें, 10 सीटें सिलेक्ट कर लें, 5 सीटें KP की कर, 5 पंजाब की कर लें, पंजाब सिंध की, 5 सिंध की कर लें, 5 बलोचिस्तान की कर लें, ले जाएं। आप अपनी मर्जी की सीटें दें KPK में, हम अपनी मर्जी की देंगे बलोचिस्तान में, हम अपनी मर्जी की देंगे सिंध में और पंजाब में। आप आए, बिस्मिल्लाह, इस्लामाबाद की सीटों से करें। ठीक हो गया। तालपुर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं कि अच्छा, ये एक तो ये पेशकश है, आप कुछ नोट्स भी ले रहे हैं, आमिर साहब ने जो गुफ्तगू की, आप कमेंट्स करना चाहेंगे ज़रूर कीजिएगा। ज़रा मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि अभी बिलावल भुट्टो साहब के भी एक तरह सख्त बयान आए हैं कल हुकूमत के हवाले से, तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद जब भी इलेक्शन से पहले PDM इकट्ठे थे, बिलावल साहब काबीना का हिस्सा थे, फिर इलेक्शन के अंदर सख्त जुमलेबाजी, हमें 90 की दहाई की सियासत भी याद आ गई, और फिर इलेक्शन के फौरी बाद फिर इकट्ठे हो गए, तो क्या
अभी फिर कोई ऐसे मामलात हैं कि जिसकी वजह से कोई बयानबाजी करनी पड़ी, या वाकई सिर्फ इकट्ठे साथ चलना चाह रहे हैं और लेकिन ये आवाम को दिखाने के लिए कुछ और है, वो हाथी के साथ दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं? ये क्या मामला चल रहा है? अभी आपकी बात पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे हैरत है, और मेरे ख्याल से आपके जितने भी व्यूअर्स खालिद भाई देख रहे होंगे वो हंस रहे होंगे मुगल साहब की बातों पे, कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कंपेयर कर रहे हैं इमरान नियाजी को। मतलब कोई कंपैरिजन का हिसाब किताब होता है ना, फर्श और फर्श को मिलाने की कोशिश मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। बाकी हम अवाम की ताकत से हमेशा आए हैं। हमने हमेशा लड़ झगड़ कर अपनी इलेक्शन जीते हैं। हमें हमेशा इलेक्शन में टफ टाइम मिला है, और 2000 इसकी इलेक्शन में जब आप जीत के आए थे तब जो हमारे साथ हुआ था वो हमें याद है। शाह महमूद कुरैशी मेरे वालिद के सामने खड़े थे, हमने 1.25 लाख की लीड से उनको हराया था। उसके बावजूद हमारे सारे लोग अरेस्टेड थे। तो ये बातें ना करें, पूरी दुनिया जानती है आपकी हकीकत, कैसे आप आए एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे और कैसे आप वापस चले गए उनके जोर पे, क्योंकि उनके बगैर आप 1 मिनट चल नहीं सकते। जिस तरह से बच्चा रोता है ना तो माँ को पुकारता है रो रो के, इस तरह से आज आप जनरल साहब, ब्रिगेड साहब उनको पुकार रहे हैं, और आप पुकारते रहेंगे। कुछ नहीं बनना है आपका, ये हमारा काम नहीं है थूके चाटना, ये आपका काम है। जिस तरह से आप यू टर्न लेते हैं, जितनी आपने बातें की सबके आप खिलाफ गए, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ये आप बात करते हैं जिलों की, ये जिलों का तो आपने रवाज निकाला ना। आप इल्जाम डालते हैं कि फौज ने अदी फरियाल को अरेस्ट कराया, फौज ने प्रेसिडेंट जरदारी को अरेस्ट कराया, फौज ने मरियम नवाज को अरेस्ट कराया। आपके बयान आज तक हमें याद है इमरान खान के, बंदूक की नोक पर खाए मैं आसिफ अली जरदारी को जेल में डालूंगा, मरियम नवाज का एसी और वो बंद कर दूंगा टीवी उसके अंदर। तो अब झेलो, टेक अ टेस्ट ऑफ योर ओन पॉइजन। मजे लें अब आपके खान इंशाअल्लाह ताला बगैर टीवी के और बगैर एसी के होंगे। अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे, सियासी जिंदगी उनकी मौत आ जाए उन पर, उनकी जिंदगी अल्लाह लंबी करे, हम उसके लिए सेहत के लिए दुआगू हैं। अब आपकी जो बात थी बिलावल साहब, उस पर आ जाते हैं। देखिए जी, हमने कभी नहीं कहा कि हम खुशी से इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मजबूरी है एक नेशनल स्टेबल हुकूमत जो कि इकोनॉमिक हालात को बेहतर करे, जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको बेहतर करे, जो अनसर्टेनिटी है उसको खत्म करे। तो हम मजबूरी में, दुख में आज नून लीग के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम साइड पर हो गए तो फिर इस मुल्क का पता नहीं क्या बनेगा। लिहाजा हमने कुर्बानी दी थी पहले भी पाकिस्तान के लिए, और हमने आज भी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, और हम अभी भी कुर्बानी दे रहे हैं, और हम ये कुर्बानी देते रहेंगे जब तक अगली इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे होंगे और इलेक्शन होगी। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और आप इंशाल्लाह तरक्की देखेंगे। आज भी बहुत से ऐसे चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि जिनमें हमारे खुशी नहीं होती और हम स्टैंड लेते हैं। तो 80% 70% ऑफ द टाइम हमारे स्टैंड लेने की वजह से उनको अपनी चीजें वापस लेनी, जो कि अवाम के मफाद में होता है, वो लेनी पड़ गई थी। आप कौमी हुकूमत समझते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है और मजबूरी है, इसीलिए आप उनके साथ हैं। हमें ज़रा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर इस नुक्ते पर भी आएंगे कि बाज़ जगहों के ऊपर ये ख्याल किया जा ज़माने में, जैसे मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी का बलूचिस्तान में एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि दोनों इत्तेहादी हुकूमतें थी कि 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, और फिर वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब और बजिंजो साहब वहाँ पे बने भी थे। तो क्या बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त जो सेटअप है उसमें भी पीपल्स पार्टी और PMLN का शायद कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है? अभी आपने बिलावल भुट्टो साहब की भी बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो क्या उस अंडरस्टैंडिंग के तहत आएंगे या फिर कोई नई इलेक्शन और उसके नतीजे में आएंगे? इसके ऊपर ही हम बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी हम बातचीत को जारी रखेंगे, और ब्रेक से पहले एक सवाल ज़हन में आया था, तो तालपुर साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो मामला मुल्क की ज़रूरत ठीक हुआ, आपकी मजबूरी, आप समझते हैं कि इस वक्त अगर आप हुकूमत से अलग हुए तो मुल्क शायद आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये बताएं कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि इस टेन्योर के अंदर ही हाफ टेन्योर PMLN, हाफ टेन्योर पीपल्स पार्टी, या आप समझते हैं कि नहीं, जब इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी अवाम की वोट की ताकत से इलेक्शन जीत कर जो है कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे?
आपकी बात में कुछ गहरिया है, काफ़ी डीपनेस है, क्योंकि ये ऑफर हमें शुरू में मिली ज़रूर थी कि 10 ईयर्स को बांट लिया जाए और दोनों को 10 ईयर्स में, पर उसी वक्त जो है प्रेसिडेंट जरदारी ने और चेयरमैन बिलावल ने इसको ठुकरा दिया था कि हम जब मेजॉरिटी में होंगे तो तब हम असली हुकूमत लेंगे, जब तक हम खुद मेजॉरिटी में नहीं हैं तब तक हमारा हक नहीं बनता, और इन हालात में जो है हम उनकी मदद करने को ज़रूर तैयार हैं। तो ना ही उनसे हम टेन्योर लेंगे और ना ही हम इस हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। आपने देखा है ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से पीटीआई से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब जैसे हमारे भाई ने यहाँ पे कहा हकीकत बयान की, जर्नलिस्ट है, उनका हक है, उनका राइट है कि वो जो सही समझते हैं वो कहें, पर उनको गलत कहा गया, क्योंकि पीटीआई का ये असूल है कि जो हमारे साथ हमें हाँ मिलाएगा, चाहे क्यों ना कितना ही बड़ा झूठ बोल रहे हो, तो वो जो है कबूल है हमें, पर जो सच की बात करेगा, हकीकत ज़्यादा पसंद रखेगा, तो वो गलत आदमी है, उसको जर्नलिज्म का जो है हक ही नहीं है। तो ये बातें सही नहीं है। हमें हर किसी को राइट देना है अपनी आवाज़ निकालने का, अपनी सुनने की हमें ज़रूर कुछ हिम्मत रखनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी की आवाज़ इस तरह बंद करना चाहेंगे, चाहे आप हुकूमत पे हो या आप टीवी शो पर बैठे हुए हो, तो दोनों जगह पे आपको न्यूट्रलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हमाद हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि ये जो मुल्की हालात हैं, चैलेंजेस हैं, खा सियासी हो, माशी हो, माशरती, आइनी या कानूनी हो, उसके अंदर यकीनी तौर पर एक स्टेबल इन्वायरमेंट और एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी होता है। लेकिन जब आप 8-10 जमातों की एक इत्तेहादी हुकूमत होती है, अनस्टेबल होती है, चाहे वो 2018 की हम देख लें या उससे पहले भी देख लें, कि जब जब इस किस्म की इत्तेहादी होती हैं तो फिर वो जो दूसरा फरीक होता है जो ब्लैकमेलिंग के टूल्स यूज़ करता है कि चाहे एक इत्तेहादी को पीछे कर लें तो हुकूमत गिर जाएगी, तो हुकूमत को अपने मतूब रखें या ममनून रखें। तो आप समझते हैं कि जिस किस्म के चैलेंज हैं, और जो तालपुर साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा ये चैलेंजेस थे कि हमें मिलकर अब पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कि वाकई वो पर्पस सर्व हो जाएगा, या आप समझते हैं कि ऐसे गैर जानिबदार साफ शफाफ इलेक्शन हो के अवाम जिसको भी मैंडेट देते हैं वो अगर ताकत से आ रहे हैं तो उनको हुकूमत दें तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे हालात? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अनस्टेबिलिटी मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद की वजह से आ रही हो। पार्लिमान के अंदर अनस्टेबिलिटी की और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अनस्टेबिलिटी की एक बड़ी वजह इमरान खान और उनकी जमात भी रही हमेशा। सच तो ये है, हकाइक तो ये, फिर तो आमिर मुगल साहब लड़ने लगते हैं कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहा था तो यहाँ पे धरना किसने दिया था? अब 2014 की बात 2014 की बात कर रहा हूँ। फिर जब एक हुकूमत चल रही थी 2017 तक, आलमी इदारों के इंडेक्स यही बता रहे थे कि हमारी मईशत स्टेबल हो रही है, बेहतर हो रही है। कौन था जो यहाँ पर आकर रोज़ रोज़ धरने देने लगा था? कौन था जो एम्पायर की उंगली का मुंतज़िर था? कौन था जो 2018 के बदनामी ज़माना इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में आया? कौन था जिसने जमहूरियत की बुनियादें हिला दी और कहा कि मैं फ़ला के मोंचे काट दूंगा, फ़ला को जेल में डालूंगा, फ़ला को ये करूंगा? जो FIA के DG को भी बुला रहा था, जो फैज़ हमीद को भी बुला रहा था, एक एक मुखालिफ के बारे में बता रहा था, इसको इस पर ये केस बनाना है, इस पर ये केस बनाना है, इसको जेल में डालना है, इसको ये सज़ा देनी। ये कौन था? देखिए, अनस्टेबिलिटी सिर्फ पार्लिमान के अंदर से नहीं आती, अनस्टेबिलिटी वहाँ से भी आती है जब एक मैचेवर और गैर जिम्मेदाराना रवैये की सियासी जमात मैदान में मौजूद हो। और पॉपुलरिटी कोई इतनी अहम भी नहीं है। अगर पॉपुलरिटी की तारीख देखनी है तो पॉपुलरिटी तो हसन बिन सबाह की भी थी, हिटलर की भी थी, मुसोलिनी की भी थी, बहुत सारे लोगों की थी। वो तो आपके मुआशरे का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर एजुकेशन रेशो क्या है, शऊर क्या है, समझदारी क्या है, उसके मुताबिक आपको परखना पड़ता है, देखना पड़ता है। पार्लिमानी जमहूरियत है हमाद, उसमें ये क्राइटेरिया रखा नहीं गया। वहाँ रखा ये गया कि जिसके पास ज्यादा वोट है उसी के पास उतनी ज्यादा ताकत है। या तो इस क्राइटेरिया को हम चेंज करें। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिस बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। बदकिस्मती से देखें, हमारे मुआशरे की स्ट्रक्चर को आप देखें, नफ्सियात को, हमारे इज्तिमाई नफ्सियात को, हम वैसे भी एक मोब निकल आता है और इल्ज़ाम लगाता है कि इसने तौहीन रसालत की, और फिर मार देते हैं। श्रीलंकन मेहमान को भी मार देते हैं। स्वात में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। तो जहाँ अभी हमारे मुआशरे का लेवल उस सतह पर नहीं गया है जिससे हम बेहतरीन तज्जिए की और बेहतरीन इंतखाब की तवक्को रखें। आमिर मुगल साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं कि ये मामला जो हैं कि कौमी हुकूमत या जो माशी सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके अंदर
सब मिलकर बैठेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ये नुक्ता नज़र एक है। तो आप समझते हैं कि आपको भी जो है कि एक कमेटी तो बनी थी असद कैसर साहब की सरबराही में कि ठीक है मिल बैठ जाएं बात कर लें, लेकिन शायद वो मामला आगे नहीं बढ़े, कि वही हल है, या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और वो जो इलेक्शन के अंदर जिसका मैंडेट आता है वो आ जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी? ये आपने खालिद साहब मेरे से सवाल किया? जी जी आपसे। जी देखिए खालिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ताकत हमेशा ताकत से मुज़ाकरात करती है। ताकतवर तो जो कमजोर होता है उस पर गलबा पा लेता है। तो इस वक्त या तो ताकत इमरान खान के पास है अवाम की सूरत में, अवाम उसके साथ है, अवाम ने उसको मैंडेट दिया है, या तो ताकत उन लोगों के पास है जिन्होंने बजोर बंदूक इन डमीज को ला के बिठा दिया है। इनको फॉर्म 47 की जो इलास्टिक की शलवारें पहने हुए हैं ये 2-3 पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, या ताकत उन लोगों के पास है। बदकिस्मती से 2024 में हम जंगल में रह रहे हैं। हम किसी जमहूरी दुनिया में या जमहूरी माशरे में नहीं रह रहे हैं। हम उस पुराने दौर में रह रहे हैं कि जब उधर से एक मुगल बादशाह का बेटा नाराज होता था अपने बाप से और बड़े सगीर पे हमला करता था और आके 10, 20, 30 रियासतों पे कब्जा करके जो वो कहता था वो कानून होता था, जो वो ऑर्डर करता था वो आइन बन जाता था, जिसको चाहता था वो काजी लगा देता था, जो कहता था वो फैसला कर देता था, उसके कहने पे सर कलम होते थे, उसके कहने पे सरों के मीनार बन जाते थे। आज पाकिस्तान में वही कानून नाफिज है जो एक मुगल बादशाह के बेटे ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान पे जब वो आया तो उसने जब वहाँ पे उस पर फतवात हासिल की, तो जो कानून उस वक्त था आज पाकिस्तान में वो कानून नाफिज है। ना यहाँ पे आइन है, ना जमहूरियत है, ना कानून है। अदालतों पे कब्जा किया जा चुका है, मैंडेट दिन दिहाड़े लूटा जा चुका है। इनकी औकात क्या है? ये जो 2 पार्टियां या 3 पार्टियां, सो कॉल्ड पार्टियां, इनको तो अवाम लितर भी नहीं मारना पसंद करते। ये बंदूक का साया हटने दें इनके ऊपर से, ये घरों से निकलने के काबिल नहीं है। लोग इनको सलाम करना गवारा नहीं करते, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। तो हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो ताकत के हमेशा ताकत के साथ होते हैं। हमें कोई शौक नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने का या फौज के साथ मुज़ाकरात करने का। बदकिस्मती से कब्जा है एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त पाकिस्तान पे। हम अब उन एस्टेब्लिशमेंट की डमीज से मुज़ाकरात तो नहीं कर सकते ना। हमने मुज़ाकरात उसके साथ करने हैं जिसने 22 अगस्त की सुबह 7 बजे आजम स्वाति के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुलवा के मुज़ाकरात करवाए। चले अल्लाह करे, ने करवाए थे, अल्लाह करे कोई अल्लाह करे चीज शुरू हो जाए किसी लेवल के ऊपर ही, कोई पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया आमिर मुगल साहब आपका, हमाद हसन साहब आपका भी, और तालपुर साहब, तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा थे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।